स्टार्ट करते हैं तुम। यस मैम। तुम अपना माइक म्यूट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एकोमोडेशन की सेकंड क्लास है ये आज हमारी। फर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर सेकंड, सेक्शन 4 to 11। ओके, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। चैप्टर 4 सॉरी चैप्टर सेकंड जो सेक्शन 4 to 11 है। ओके, यहाँ जो चैप्टर सेकंड है वो डील करता है कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 11 तक। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। हिंदी में कहा गया है भाड़े के बारे में उपबंध। तो इस पूरे चैप्टर में आपको रेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो बताए गए हैं कि भाई स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, कौन फिक्स करता है, इंक्रीज कितना किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में सबसे पहले ये बात बता दी गई है कि ये जो चैप्टर 2 है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट, तो जितने भी इस चैप्टर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं रेंट से रिलेटेड या किराए से रिलेटेड, जितने भी प्रोविजंस 4 to 11 की जो बात है वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एकोमोडेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पूरा चैप्टर वो बताया गया है चैप्टर सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजंस ऑफ द chapter not to apply to certain accommodations for specified period, कि इस अध्याय के उपबंधों का विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिए कतिपय स्थानों को लागू ना होना। तो इस चैप्टर के प्रोविजन मतलब चैप्टर 2 के प्रोविजन 4 to 11 जो प्रोविजन है वो कुछ एकोमोडेशंस पे अप्लाई नहीं होंगे, वो भी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये जो टाइम पीरियड है ये याद रखना है। देखो मैंने साइड में ऑलरेडी लिख के रखा है न्यू कंस्ट्रक्शन 5 years, है ना? तो अब अंदर पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी एकोमोडेशन और पार्ट देयरऑफ construction of which was completed before or after the commencement of this act for a period of 5 years from the date on which completion of such construction was notified to the local authority concerned। एक बार हिंदी में प्रोविजन रीड करते फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ। इस अध्याय के धारा 4 इस अध्याय के उपबंधों का विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिए कतिपय स्थानों को लागू न होना। तो इस अध्याय में की कोई भी बात किसी ऐसे स्थान या उसके भाग को जिसका निर्माण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व मतलब पहले या पश्चात बाद में पूरा हुआ हो, उस तारीख से जिसको ऐसे निर्माण के पूरा हो जाने की बाबत अधिसूचना स्थानीय प्राधिकारी को दी गई हो 5 वर्ष की कालावधि तक लागू नहीं होगी। इनका कहने का मतलब है सिंपली कि जो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है उसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी एकोमोडेशन जिसका कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है, ठीक है, जो न्यूली कंस्ट्रक्शन जितने भी न्यूली कंस्ट्रक्शन है, अब वो कंस्ट्रक्शन चाहे ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये एक्ट आने के पहले का कोई कंस्ट्रक्शन हो या इस एक्ट के आने के बाद कोई कंस्ट्रक्शन हो, तो कभी भी कोई बिल्डिंग जो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है उस कंस्ट्रक्शन के हो जाने के बाद जब ऐसी कंस्ट्रक्शन की नोटिफिकेशन ऐसी सूचना लोकल अथॉरिटी को नहीं दे दी जाती, तो लोकल अथॉरिटी को जब ऐसे कंस्ट्रक्शन की सूचना दे दी जाएगी तो सूचना देने के बाद 5 साल तक इस चैप्टर के प्रोविजंस ऐसे कंस्ट्रक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब सपोज करिए आप हो, आपने आज कोई घर कोई जमीन खरीदी और उस पर कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया। आज मतलब 3 दिसंबर है, ठीक है, सपोज करो 3 दिसंबर पे आपने आपके मकान में कोई काम चल रहा था, आपने कोई जमीन खरीदी थी, वहां पर आप मकान बनवा रहे थे। 3 दिसंबर को आपका मकान बनके तैयार हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस कंस्ट्रक्शन की सूचना आपको लोकल अथॉरिटी को देनी पड़ती है, नगर पालिका नगर निगम जहाँ से हम हाउस टैक्स वगैरह भरते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पे हमें नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई ये हमारा घर बन गया है, तब फिर वो आपको हाउस टैक्स वगैरह लगाएंगे, है ना। तो
जिस तारीख को कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसकी सूचना, नोटिफिकेशन जब आप लोकल अथॉरिटी को देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, कब से 5 साल, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कंप्लीशन ऑफ सच कंस्ट्रक्शन वाज नोटिफाइड टू द लोकल अथॉरिटी। जिस तारीख को लोकल अथॉरिटी को आप ऐसा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की सूचना दे देंगे, उस तारीख से 5 साल तक ये चैप्टर के प्रोविजंस ऐसे कंस्ट्रक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब आगे जो भी प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड रेंट लिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट नहीं लिया जाएगा, है ना, और स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा, इंक्रीज, लॉफुल इंक्रीज कितना हो सकता है, और भी जो भी जितने प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, जो एकोमोडेशन को लेकर के, जो टेनेंट और आपके लैंडलॉर्ड को लेकर के जो बाउंडेशन उन पे लगाई गई हैं, वो सारे प्रोविजंस से न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोई भी बिल्डिंग है वो फ्री रहेगी। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। कब से 5 साल? लोकल अथॉरिटी को इस बात का नोटिफिकेशन देना है आपको कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जिस तारीख को आप लोकल अथॉरिटी को इस बात से अवगत कराएंगे, नोटिफाइड करेंगे कि कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उस डेट से 5 साल तक चैप्टर 2 के प्रोविजंस ऐसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है? समझ में आ गई अंशिका? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो अब सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 बात मैम करती है। एक सेकंड में, एक मिनट कंप्लीट कर लूं, मैं वो फिर से भूल जाऊंगी। एक सेकंड मैम, बस एक कब से 5 साल तक। कुछ वैसे इसमें कुछ है नहीं है सर, बस इतना लिख लो, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, मतलब मैम लोकल अथॉरिटी को नोटिफिकेशन देना की तारीख से 5 साल तक। हाँ मैम, इतना तो लिखा है मैंने। बैरेट पे अंडरलाइन कर लो, तो बैरेट में लिखा है ना 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नोटिफाइड टू द लोकल अथॉरिटी। ठीक है? यस मैम, ऑन विच द कंप्लीशन। यस मैम। आगे बढ़ते सेक्शन 5, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। इसमें कहा है मानक भाड़े से अधिक भाड़े का वसूली योग्य ना होना। अब सेक्शन 5 बस सिर्फ इतनी सी बात बता रही है कि स्टैंडर्ड रेंट ही लिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। ये प्रोविजन सिंपली सेक्शन 5 में बताया है। तो हेडिंग याद रखनी है सबसे पहले। तो फिर अंदर देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले बात की गई किराएदार की। टेनेंट मींस किराएदार। नो टेनेंट शैल notwithstanding any agreement to the contrary, notwithstanding any agreement to the contrary मतलब कि जो प्रोविजन हम बात कर रहे हैं, इस प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी जाकर अगर कोई एग्रीमेंट आपने कर भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एग्रीमेंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सेक्शन 5 प्रोविजन बता रही है वो एप्लीकेबल होगा, है ना। तो नो टेनेंट शैल notwithstanding any agreement to the contrary be liable to pay to his landlord for the occupation of any accommodation any amount in excess of the standard rent of the accommodation। कोई भी टेनेंट, कोई भी किराएदार अपने लैंडलॉर्ड को स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट पे करने के लिए लायबल नहीं होगा, भले ही कोई सा भी एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हो। कोई भी एग्रीमेंट है अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट देने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं उस एग्रीमेंट का, क्योंकि सेक्शन 5 एप्लीकेबल हो रही है और बोल रही है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट देने के लिए टेनेंट कभी भी लायबल नहीं होगा, भले ही कोई एग्रीमेंट है कॉन्ट्रेरी। देन any agreement for the payment of rent in excess of the standard rent shall be construed as if it were an agreement for the payment of standard rent only। अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है, कैसा एग्रीमेंट किया गया है? पेमेंट ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट पे करने के लिए कोई एग्रीमेंट अगर कर भी दिया है पार्टीज ने, टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने, तो भी उस एग्रीमेंट को ऐसे माना जाएगा मानो वो एग्रीमेंट
स्टैंडर्ड रेंट पेमेंट करने के लिए ही है। मतलब कुल मिलाकर के क्या बात कही जा रही है कि आप एग्रीमेंट कर भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेंट ही दिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट ही लिया जाएगा। और अगर ऐसा एग्रीमेंट कर भी लिया है तो वो ऐसा जो एग्रीमेंट है उसको कैसे कंस्टिट्यूट करेंगे, उसको यही मानेंगे कि वो स्टैंडर्ड रेंट पे करने के लिए ही एग्रीमेंट है ही नहीं वो इन एक्सेस पे करने के लिए। ठीक है, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मानक भाड़े से अधिक भाड़े का वसूली योग्य न होना, कोई भी अभिधारी तत्प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी किसी स्थान के अधिभोग के लिए अपने भूस्वामी को उस स्थान के मानक भाड़े से अधिक किसी रकम का संदाय करने का दायी नहीं होगा। तो जो भी मानक भाड़ा है, स्टैंडर्ड रेंट है, वही पे करना है, उससे ज्यादा पे करने के लिए वो कभी भी लायबल नहीं होगा, तत्प्रतिकूल किसी करार के होते हुए, है ना, अगर कोई एग्रीमेंट है भी तो। अब अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो उसकी क्या वैल्यू है, वो सबसेक्शन 2 में बताया है कि किसी भी ऐसे करार का जो मानक भाड़े से अधिक भाड़े के संदाय के संबंध में हो, इस रूप में अर्थ लगाया जाएगा मानो कि वह केवल मानक भाड़े के संदाय के लिए करार है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई करार, कोई एग्रीमेंट कर भी दिया है तो उस एग्रीमेंट को हम क्या मान के चलेंगे कि वो स्टैंडर्ड रेंट के लिए ही है, भले ही आपने स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा के लिए एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट फिर कैसा माना जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट के लिए किया गया एग्रीमेंट है। ये आपकी सेक्शन 5 हो गई, क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट है अब हमारी सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात कर रही है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। विधि विरुद्ध प्रभारों का ना तो दावा किया जाना और ना वे प्राप्त ही किए जाएंगे, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का अनलॉफुल चार्जेस, मतलब जो रेंट है, तो जो स्टैंडर्ड रेंट है वही लेना है, इनका कहने का मतलब कोई भी अनलॉफुल चार्जेस ना तो क्लेम किए जाएंगे ना तो रिसीव किए जाएंगे। मतलब ना तो मकान मालिक क्लेम कर सकता है ना रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अनलॉफुल चार्जेस में क्या क्या चीजें गिनाई है उन्होंने, अंदर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट no person shall claim or receive any rent in excess of the standard rent, notwithstanding any agreement to the contrary। क्या कहा गया है इसमें? इसमें उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए कोई भी व्यक्ति तत्प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी मानक भाड़े से अधिक किसी भाड़े का ना तो दावा करेगा और ना उसे प्राप्त ही करेगा। ये कह रहे हैं कि यदि कोई एग्रीमेंट कर भी लिया है तो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट ना तो क्लेम किया जाएगा
ना तो रिसीव किया जाएगा। सबसेक्शन 1 ये बात कर रही है, ठीक है। ये आपका मेन प्रिंसिपल है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते, भले ही आपने एग्रीमेंट कर रखा हो उस चीज के लिए। अगर आपने स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट लिया, क्लेम किया या रिसीव किया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और ये पेनल्टी आपको कहाँ बताई गई है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 में। इसलिए देखो मैंने सेक्शन 6 के साथ लिख कर भी रखा है, तो इसी तरीके से कोरिलेट करके अपने डायरेक्ट में लिख लो। सेक्शन 6 में बताया है कि अनलॉफुल चार्ज क्या है? स्टैंडर्ड रेंट से कोई भी ज्यादा इन एक्सेस में रेंट आपको नहीं लेना है, आप नहीं क्लेम कर सकते, आप रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 में आपको पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। कितनी? 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस 5,000 रुपए जुर्माना। 6 मंथ का सादा कारावास प्लस 5,000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर अधिरोपित किया जाएगा यदि सेक्शन 6 का आप वायोलेशन करते हैं और इन एक्सेस स्टैंडर्ड रेंट आप लेते हैं सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। या फिर सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट, renewal or continuance of a tenancy or subtenancy of any accommodation. Tenancy means किराएदारी, subtenancy means उप किराएदारी। मतलब एक मकान हमने किसी किराएदार को दिया है और किराएदार ने भी कोई और किराएदार रख लिया तो उसको बोलते हैं सबटेनेंसी। ऐसा होता है, एक ही मकान है, एक मकान में एक किराएदार है और उस किराएदार ने एक दूसरा किराएदार भी रख लिया मकान मालिक की सहमति से, लॉफुल तरीके से, तो उसको सबटेनेंसी कहा जाने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो टेनेंसी है या सबटेनेंसी है उसकी ग्रांट मतलब आपकी परमिशन लेने के लिए या रिन्यूअल कराने के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, फिर 11 महीने का बनेगा, जैसे 11 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो रिन्यूअल कराने के लिए या कंटिन्यूएंस या किराएदारी को चालू कंटिन्यू रखने के लिए। इन तीनों कामों के लिए कोई भी पर्सन कंसिडरेशन के रूप में, प्रतिफल के रूप में क्या क्लेम नहीं कर सकता? प्रीमियम और पगड़ी, है ना, ऑफ एनी एकोमोडेशन। नो पर्सन शैल, ऊपर से पढ़ा जाएगा, कोई भी पर्सन नहीं क्लेम कर सकता है और नहीं रिसीव कर सकता है क्या? द पेमेंट ऑफ एनी सम एज प्रीमियम और पगड़ी। प्रीमियम और पगड़ी के रूप में कोई भी मकान मालिक टेनेंसी को ग्रांट करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए या कंटिन्यूएंस करने के लिए इन कंसिडरेशन में प्रीमियम या पगड़ी नहीं ले सकता। मतलब मेरा मकान है, मैं किसी पर्सन को किराए पर देना चाहती हूँ, कोई किराएदार आया मुझसे मेरा मकान किराए से लेने के लिए, तो मैं किराए पर देने के लिए मतलब किराएदारी टेनेंसी ग्रांट करने के लिए उससे पगड़ी या प्रीमियम नहीं ले सकती, ठीक है। या ऑलरेडी कोई किराएदार है, रह रहा है, अब उसका 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब उसको फिर से रिन्यूअल कराना है, तो मैं उससे प्रीमियम या पगड़ी रिन्यूअल कराने के लिए कंसिडरेशन के तौर पर नहीं ले सकती। या कंटिन्यूएंस, वो कंटिन्यू करना चाहता है, कंटिन्यू रहना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे प्रीमियम या पगड़ी दो। क्या होता है ये प्रीमियम या पगड़ी? प्रीमियम का मतलब होता है एक मुश्त राशि, एक बार में ही पूरा पेमेंट ले लेना। प्रीमियम मतलब कुछ पैसा एक बार में ले लेना। और पगड़ी भी वही होता है, कुछ अमाउंट ऑफ सम इकट्ठा ले लेना। कि आपको अगर मेरे मकान में रहना है, आपको टेनेंसी रिन्यूअल करानी है या आपको कंटिन्यूएंस, आपको पोजीशन चाहिए एज अ टेनेंट, तो आप क्या कर दो? पगड़ी जमा कर दो। पगड़ी के तौर पे क्या करते हैं कुछ लोग? 1 साल का किराया पूरा इकट्ठा भरवा लेते हैं, कुछ 6 महीने का पूरा इकट्ठा भरवा लेते हैं, है ना। कि उन्होंने कहा कि किराया तो हमारा 5,000 रुपए है, एक दुकान है या मकान है, उन्होंने कहा 5,000 रुपए किराया है, लेकिन किराया तो आपका पर मंथ 5,000 रुपए ही है, लेकिन आप किराए पर ले रहे हैं, उसकी एवज में किराए के अलावा आपको पगड़ी देना पड़ेगी 30,000 रुपए। तो ये कहा गया है कि कभी भी प्रीमियम या पगड़ी आप नहीं ले सकते हैं, कोई भी लैंडलॉर्ड प्रीमियम या पगड़ी क्लेम नहीं कर सकता है, ना रिसीव कर सकता है। और claim or receive any consideration whatsoever in cash or in kind
इन एडिशन टू द रेंट, रेंट के अलावा अदर कोई कैश अमाउंट या फिर कोई चीज, कैश और काइंड मीन्स कैश मतलब पैसे, काइंड मतलब कोई और चीज भी, रेंट के एडिशन में मतलब जो रेंट है 5,000 रुपए आप वो ही लीजिए, 5,000 के अलावा कोई और कैश या काइंड के तौर पे आप कोई भी कंसिडरेशन क्लेम या रिसीव नहीं कर सकते। क्लियर है? ए वाला पॉइंट, कोई भी पर्सन टेनेंसी को रिन्यूअल कराने के लिए, कंटिन्यू कराने के लिए, ग्रांट करने के लिए कोई भी प्रीमियम या पगड़ी नहीं ले सकता, रेंट के एडिशनल में कोई कैश या काइंड नहीं ले सकता। एक बार हिंदी में भी इस पॉइंट को देख लेते हैं, सेकंड वाले को। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की अभिधृति या उप अभिधृति, किराएदारी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिधृति, उप अभिधृति, उप किराएदारी के दिए जाने, उसे नवीकृत किए जाने या चालू रखने के लिए, मतलब किराए से देना है मकान उसके लिए, 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हो गया, रिन्यूअल नवीकृत कराना है, नया एग्रीमेंट बनवाना है उसके लिए, या कंटिन्यू करने के लिए, चालू रखने के प्रतिफल स्वरूप प्रीमियम या पगड़ी के रूप में कोई राशि के संदाय का ना तो दावा करेगा ना प्राप्त करेगा, और ना भाड़े के अतिरिक्त मतलब किराए के अतिरिक्त किसी भी प्रतिफल का नगद या वस्तु के रूप में ना तो दावा करेगा और ना उसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो रेंट है वो ही आपको लेना है, रेंट के अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते, ना तो प्रीमियम, ना तो पगड़ी, ना तो और कोई कैश, ना तो किसी भी प्रकार का कोई वस्तु आप नहीं ले सकते। सेक्शन 6 की बात, अगर आपने लिया तो आपको ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, कहाँ? सेक्शन 43 सबसेक्शन 2, कितनी? 6 मंथ का सादा कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना। ध्यान में रख के चलना ये चीज, है ना? देन और जब हम सेक्शन 43 पढ़ेंगे तो और भी अगर कुछ वहां पे पेनल्टी होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बी वाला पॉइंट, फिर बी वाले पॉइंट में क्या है, उसको अपन अलोंग विथ ऊपर की लाइन से मिला करके पढ़ते हैं ना। सबसेक्शन 2 की जो पहली वाली लाइन है उसको पढ़ेंगे और फिर साथ में पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की अभिधृति या उप अभिधृति के दिए जाने, उसे नवीकृत किए जाने या चालू रखने जाने के प्रतिफल स्वरूप अग्रिम भाड़े के रूप में किसी ऐसी राशि के जो ऐसे स्थान के 1 मंथ के भाड़े से अधिक हो, संदाय का भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ना तो दावा करेगा और ना उसे प्राप्त ही करेगा। अग्रिम भाड़ा मीन एडवांस रेंट, एडवांस में लेते हैं ना किराया, तो ये कह रहे हैं कि एडवांस रेंट अगर आपको लेना है तो आप एडवांस रेंट कितना ले सकते हो? सिर्फ 1 मंथ का ले सकते हो। 1 मंथ एडवांस रेंट आप ले सकते हो, 1 मंथ से ज्यादा अग्रिम भाड़ा आप नहीं ले सकते। अगर आपको 1 मंथ से ज्यादा एडवांस पेमेंट लेनी है, 2 मंथ की एडवांस पेमेंट लेनी है, 4 मंथ की एडवांस पेमेंट लेनी है, तो आप कैसे ले सकते हो? तो एक कंडीशन जुड़ी है, इन्होंने कहा है 1 मास के भाड़े से अधिक यदि अग्रिम भाड़े के रूप में कोई राशि 1 मास के भाड़े से अधिक हो, संदाय का भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ना तो दावा करेगा ना उसे प्राप्त करेगा। ये नेगेटिव सेंस में है, अपन ने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया कि क्या, कि 1 मंथ का एडवांस रेंट तो ले सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1 मंथ से ज्यादा अगर है तो कैसे नहीं ले सकते हो? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना। मतलब जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आरसीए, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो एक अथॉरिटी है इस एक्ट के अंतर्गत, एक अधिकारी है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आरसीए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसका अपॉइंटमेंट हमें सेक्शन 11 में मिलेगा। तो आरसीए जो है उसको पावर होता है रेंट वगैरह डिसाइड करने का। स्टैंडर्ड रेंट कौन डिसाइड करता है? आरसीए डिसाइड करता है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन लेना पड़ेगी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन से आप 1 मंथ से ज्यादा का एडवांस रेंट ले सकते हो। बिना आरसीए की परमिशन के 1 मंथ से ज्यादा का एडवांस रेंट नहीं लिया जा सकता। ये आपका क्लॉज बी है। इंग्लिश में देखिए,
No person shall, in consideration of the grant, renewal, or continuance of a tenancy or subtenancy of any accommodation, except with the previous permission of rent controlling authority. पहले इन्होंने कह दिया क्या, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन के अलावा ना तो क्लेम कर सकते हो और ना रिसीव कर सकते हो द पेमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 1 month's रेंट इन सच एकोमोडेशन एज रेंट इन एडवांस। बिना आरटीए की परमिशन के 1 month से ज्यादा मंथ का रेंट एडवांस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। मतलब क्या निकल कर आया कि अगर एडवांस रेंट लेना है किसी लैंडलॉर्ड को तो वो कितने मंथ का ले सकता है, 1 month एडवांस रेंट ले सकता है। अब यदि किसी को 1 month से ज्यादा एडवांस रेंट लेना है तो उसके लिए उसको आरटीए की पहले परमिशन लेना पड़ेगी। बिना आरटीए की परमिशन के 1 month से ज्यादा एडवांस में रेंट नहीं ले सकते। आपको 4 month एडवांस रेंट लेना है, 5,000 रुपए मकान का किराया है, आप कह रहे हो कि आप एक काम करो मुझे 4 महीने का एडवांस दे दो, 4 महीने का, तो आप 4 महीने का एडवांस लेना है तो लैंडलॉर्ड को पहले आरटीए की परमिशन लेना पड़ेगी। और अगर वो कह रहा है कि सिर्फ 1 month का एडवांस दे दो तो आरटीए की परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द टेनेंट। अभी तक सबसेक्शन 1 और 2 में लैंडलॉर्ड की बात कर रहे थे, लैंडलॉर्ड की साइड से बात कर रहे थे ना कि लैंडलॉर्ड प्रीमियम पगड़ी नहीं ले सकता, कैश और काइंड में रेंट के अलावा रेंट नहीं ले सकता, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट क्लेम नहीं कर सकता, 1 month से ज्यादा का एडवांस नहीं ले सकता बिना आरटीए की परमिशन की। अब बात कर रहे हैं टेनेंट की कि भाई कुछ ना कुछ बाउंडेशंस तो किराएदार पे भी होना चाहिए। तो देखिए किराएदार के लिए ऐसा करना लॉफुल नहीं है। कैसा करना लॉफुल नहीं है? और एनी अदर पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द टेनेंट। मतलब टेनेंट या टेनेंट के बिहाफ में कोई पर्सन अगर काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है टेनेंट और सब टेनेंट के बिहाफ में, तो उसके लिए भी ऐसा करना लॉफुल नहीं होगा टू क्लेम और रिसीव एनी पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द relinquishment, ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ हिज टेनेंसी और सब टेनेंसी एज द केस में बी ऑफ एनी एकोमोडेशन। अब किराएदार मकान छोड़ना चाहता है, relinquishment मतलब अपनी किराएदारी को खत्म करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है किसी और को कि भाई अब मैं नहीं रह रहा हूँ किराए से, तुम मेरी जगह पे रहने लगो, अपनी टेनेंसी ट्रांसफर करना चाहता है, असाइनमेंट मतलब किसी और को असाइन कर देता है वो अपनी टेनेंसी। तो ये करने के लिए वो मकान मालिक से ये नहीं कह सकता कि मैं तभी आपका मकान छोड़कर जाऊंगा, तभी मैं टेनेंसी खत्म करूंगा जब बदले में आप मुझे कुछ पेमेंट करेंगे, मैं तभी ट्रांसफर करूंगा किसी और को मकान जब आप बदले में मुझे कुछ पेमेंट देंगे, मैं तभी असाइन करूंगा किसी और को ये मकान जब आप मुझे बदले में टेनेंट देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। भाई किराएदार भी है, अगर 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हो गया, मकान मालिक ने 11 महीने का एग्रीमेंट किया था, 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म होगा और 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद अगर मकान मालिक कहता है कि आप खाली कर दो, तो टेनेंट खाली करने के बदले में कोई कंसिडरेशन पेमेंट नहीं मांग सकता, है ना। ये कहा गया कि टेनेंट या टेनेंट के बिहाफ में कोई भी पर्सन के लिए क्लेम करना और रिसीव करना एनी पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ relinquishment, ट्रांसफर और असाइनमेंट इज नॉट लॉफुल। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अभिधारी या अभिधारी की ओर से कार्य करने वाले या कार्य करने के लिए तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति या उप अभिधारी के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी स्थान की यथास्थिति अपनी अभिधृति या उप अभिधृति के त्याग, अंतरण या समनुदेशन के प्रतिफल स्वरूप किसी संदाय या दावा करे या कोई संदाय प्राप्त करे। मतलब आप अपनी अभिधृति त्याग करना चाह रहे हैं, अंतरण करना चाह रहे हैं, समनुदेशन करना चाह रहे हैं और इसके प्रतिफल स्वरूप ये 3 चीजें आप कब कर रहे हैं? जब आप कह रहे हो कि मैं तभी करूंगा जब आप मुझे कोई पेमेंट दोगे। प्रतिफल स्वरूप किसी संदाय या दावा करे या कोई संदाय या प्राप्त करे, ये ऐसा करना विधिपूर्ण नहीं होगा। किसके लिए? किराएदार के लिए या उप किराएदार के लिए। तो ये याद रखना है। आपको छोड़ना है मकान, आप छोड़ दो। अब वो क्या कहे लैंडलॉर्ड से
कि मैं आपका मकान तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे बदले में कुछ पैसे दोगे, नहीं तो मैं खाली नहीं कर रहा मकान आपका, जाओ। तो ऐसा नहीं कर सकता पेमेंट, ठीक। अब देखिए सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में क्या कहा गया है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply to any payment। अब देखो ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा, तो वो कह रहे हैं इस सेक्शन में आपने जो कुछ भी पढ़ा, नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply, इस सेक्शन की कोई भी बात अप्लाई नहीं करेगी ऐसे पेमेंट पे, टू एनी पेमेंट मेड अंडर एन एग्रीमेंट बाय एनी पर्सन टू अ लैंडलॉर्ड for the purpose of financing the construction of the whole or part of any accommodation on the land belonging to or taking on lease by the landlord. If one of the conditions of the agreement is that the landlord is to let to that person the whole or part of the accommodation when completed for the use of that person or any member of his team। एक बार हिंदी में रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे संदाय को, संदाय मतलब ऐसे पेमेंट को, जो किसी करार यानी एग्रीमेंट के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूस्वामी को उसकी या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि पर किसी संपूर्ण स्थान की या उसके भाग के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था करने के प्रयोजन से किया गया, एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो इस धारा की कोई भी बात ऐसे पेमेंट को लागू नहीं हो रही है जो किसी एग्रीमेंट के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामी को उसकी या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि पर किसी संपूर्ण स्थान के या उसके भाग के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था करने के प्रयोजन से किया गया हो, लागू नहीं होगी यदि उस एग्रीमेंट की शर्तों में से एक शर्त यह हो कि भूमि स्वामी वह संपूर्ण स्थान या उसके भाग को जबकि वह पूरा हो जाए उस व्यक्ति को उसके या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के उपयोग के लिए भाड़े पर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड ने कोई लैंडलॉर्ड ने कोई प्रॉपर्टी जो है लीज पर ली है, ठीक है, या फिर लैंड जो है belonging to or taking on lease by the landlord। देखिए सेक्शन 4 में सिंपली ये बात बोली गई है कि लैंडलॉर्ड की कोई जमीन है, लैंडलॉर्ड की कोई लैंड है या कोई लैंड लैंडलॉर्ड ने लीज पर ली है और उस लैंड पे उसको करवाना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कोई पर्सन है जिस पर्सन ने लैंडलॉर्ड से क्या कहा है कि वो उसके कंस्ट्रक्शन को करवाने में उसको फाइनेंस करेगा। लैंडलॉर्ड से कोई पर्सन है वो कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन करवाइए, कंस्ट्रक्शन कराने में जो भी पैसा लग रहा है आपको मैं आपको फाइनेंस करूंगा। ये लैंडलॉर्ड और उस पर्सन के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि यदि लैंडलॉर्ड और किसी पर्सन के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिस एग्रीमेंट में उस पर्सन ने क्या कहा है लैंडलॉर्ड से कि मैं आपको फाइनेंस करूंगा आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, पेमेंट की बात की गई है। तो ऐसे पेमेंट पे जो ऊपर अभी हम बात बोलते आ रहे हैं कि भाई कोई भी किसी भी तरीके का प्रीमियम या पगड़ी नहीं लेना है या ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, अभी हम ये बोलते आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा नहीं लेना, भाई फाइनेंस करने में तो कितना पैसा लगेगा, मकान बनवाने में 10 लाख रुपए भी लग सकता है, 20 लाख रुपए भी लग सकता है। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो पर्सन है जिसने लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कराने की बात की है, उस एग्रीमेंट में उसने एक शर्त क्या रखी है, अगर उस एग्रीमेंट में एक कंडीशन ये है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद लैंडलॉर्ड उस पूरे एकोमोडेशन को या उसके पार्ट को
किसको किराए पर देगा? उस पर्सन को किराए पर देगा या उसके किसी फैमिली मेंबर को किराए पर देगा। ऐसा दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तब फिर ऐसी पेमेंट पे जो फाइनेंस के तौर पे वो पर्सन दे रहा है, तब फिर ऐसी पेमेंट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको अनलॉफुल चार्ज नहीं माना जाएगा। भाई वो कोई अनलॉफुल चार्ज नहीं है, क्योंकि उसने किराएदारी के तौर पे वो पेमेंट नहीं मांगा, सामने वाले ने उसको फाइनेंस किया है और फाइनेंस करने के बदले में उसने क्या कहा है कि बाद में जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे तो आप हमें किराए पर दे देना। तो वो ना तो किसी प्रकार की प्रीमियम है, ना तो वो किसी प्रकार का पगड़ी है, ना तो वो कोई वस्तु है, ना ही वो स्टैंडर्ड रेंट से कोई एक्सेस रेंट है। वो सिर्फ एक क्या है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक एग्रीमेंट है जो किया है। तो चूंकि सेक्शन 6 में ये प्रावधान है, ये अपवाद है, इसलिए हम कोई तर्क नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों। भाई प्रोविजन है, लॉ में प्रोविजन दिया है तो उसके आगे कोई तर्क नहीं होता है ना। अगर लॉ में कह दिया कि ऐसा है तो आपको वैसा मानना पड़ेगा। तो बस सेक्शन 6 की सबसेक्शन 4 में कह दिया कि अगर कोई पर्सन किसी लैंडलॉर्ड को उसके कंस्ट्रक्शन में फाइनेंस उसको वित्त पोषण करता है, कोई पेमेंट देता है और साथ में उस एग्रीमेंट पे कंडीशन रख देता है कि जैसा ही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो वो मकान आप मुझे या मेरे किसी फैमिली मेंबर को रहने के लिए देंगे, ऐसा एग्रीमेंट के तहत कोई पेमेंट हुआ है तो उस पेमेंट पे सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं होती, वो अनलॉफुल चार्ज नहीं है। ठीक, अब इसका एक प्रोविजन भी है, प्रोवाइडेड दैट such payment shall not exceed the amount of agreed rent for a period of 5 years of the whole or part of the accommodation to be let to such person। अब देखिए, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो पेमेंट आपको देना है, फाइनेंस भी कर रहे हो ना, वित्त पोषण भी कर रहे हो, तो कितना पेमेंट दे सकते हो वो प्रोविजन में बता दिया। परंतु ऐसे समुदाय, ऐसे व्यक्ति को भाड़े पर दिए जाने वाले संपूर्ण स्थान या उसके भाग के लिए करार पाए गए भाड़े की उतनी रकम से जितने की 5 वर्ष की कालावधि के लिए हो, अधिक नहीं होगा। मतलब ये जो एग्रीमेंट होगा जिसमें ये बात बोली गई है कि कंस्ट्रक्शन के बाद आप मुझे किराए पर देना, तो ऑब्वियस सी बात है किराया भी फिक्स किया होगा कि कितने रुपए किराए पर दोगे। तो इन्होंने कहा है कि जो ये पर्सन है जो फाइनेंस कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी पेमेंट कितना करेगा, 5 इयर्स के किराए के बराबर। जितना किराया 5 साल का हो सकता है वो किराए पर उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के बाद लेगा। तो जो भी रेंट उन्होंने फिक्स किया है तो वो रेंट को कैलकुलेट किया जाएगा कि 5 साल में कितना होगा रेंट। तो 5 साल के बराबर पैसा फाइनेंस करने, कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के तौर पे वो पर्सन देगा, उससे ज्यादा पैसा वो नहीं दे सकता। तो देखो अगर इसको हम कोरिलेट करें जस्ट सेक्शन 4 से, तो वही वाली बात आ गई ना कि 5 साल क्यों लिया है, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्शन पे 5 साल तक कोई प्रोविजन लागू नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे भी 5 साल का प्रोविजन है कि कंस्ट्रक्शन के बाद ही किराए पर जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के बाद किराए पर जाएगा तो 5 साल तक किराया, 5 साल तक के बराबर का किराया जो है उतना ये फाइनेंस कर सकता है। तो याद रखना सेक्शन 4 में न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है उसका नोटिफिकेशन लोकल अथॉरिटी को देते हैं। लोकल अथॉरिटी को नोटिफिकेशन देने के बाद 5 साल तक कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होते। और सेक्शन 6 में भी क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है कि वो फाइनेंस करेगा लैंडलॉर्ड को उसका मकान बनाने के लिए, साथ में ये कंडीशन रख लेता है कि वो फिर किराए पर मुझे देना है। तो कितना कितना पैसे वो दे सकता है, फाइनेंस कर सकता है, तो 5 साल के किराए के बराबर पैसा ही वो लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस कर सकता है। क्लियर है? आगे देखिए। यस मैम। सबसेक्शन 5, any payment made under subsection 4 shall be deemed to be the payment of rent in advance for such period from the commencement of the tenancy to which it is related। अब जितना पैसा सबसेक्शन 2 में फाइनेंस के तौर पे उस पर्सन ने दिया है उस पूरे पेमेंट को हम क्या मान रहे हैं, पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस। मतलब 5 साल के बराबर किराए का पैसा उसने फाइनेंस के तौर पे दिया है तो वो एडवांस रेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा जो पेमेंट हुआ है वो कैसा है, रेंट इन एडवांस। तो बस ये याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव बना तो यहीं से बनेगा कि यदि कोई पर्सन लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट करता है
और एग्रीमेंट के तहत वो कोई पेमेंट देता है कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कराने के लिए, तो वो पेमेंट कैसा माना जाएगा? तो रेंट इन एडवांस। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। उपधारा 4 के अधीन किए गए किसी भी संदाय के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह अभिधृति के प्रारंभ में ऐसी कालावधि के लिए जिससे कि वह संबंधित है भाड़े का अग्रिम संदाय है। तो ऐसा संदाय यानी पेमेंट कैसा है? अग्रिम संदाय, एडवांस पेमेंट पर। सबसेक्शन 4 में जो कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस का पेमेंट दे रहा है पर्सन, वो कैसा पेमेंट माना जाएगा? रेंट इन एडवांस। ठीक है, ये हो गई आपकी सेक्शन 6। समझ में आई? यस मैम। बिल्कुल अच्छे समझ में आई, क्लियर हो गई? हाँ मैम, पूरी तो स्टोरी टेलिंग टाइप है कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर इतना एडवांस पेमेंट जो रहेगा, मतलब जो रेंट लेंगे हाँ। वो एडवांस पेमेंट माना जाएगा, पूरा ऐसा है। ओके, तो अब बताओ कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़े आगे से, क्योंकि अब नेक्स्ट बहुत बड़ी सेक्शन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैम आप नेक्स्ट क्लास में कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि क्या है वो बहुत बड़ी और कंफ्यूजिंग है, तो वो एकदम दिमाग में नहीं बैठेगा फिर। ठीक है? यस मैम।